हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज हम इस वीडियो में लाल देद की वर्स को करने जा रहे हैं। लाल देद भी एक 14th सेंचुरी की कश्मीरी भक्ति पोइटेस थे। उनका रियल नेम लालेश्वरी था। उनकी है 3 वर्सेस जो हमारे कोर्स में है, वो उनकी स्पिरिचुअल कनेक्टेडनेस को, उनके स्पिरिचुअल फीलिंग को शो करती है। लाल देद या लालेश्वरी का लाइफ पीरियड 320 से 392 का था। लाल देद को उनके काफी नामों से जाना जाता है, जैसे कि लाला आरिफा, लाला यागेश्वरी, लाला लालेश्वरी और लाल देद उनका सबसे रिकॉग्नाइज्ड नेम है। तो चलिए लाल देद की वर्सेस को पढ़ने से पहले हम उनकी लाइफ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। लालेश्वरी का जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और जब वो बस 12 साल की थी, उनकी शादी करा दी गई, जो कि उस टाइम पीरियड में लोकल कस्टम्स होते थे। शादी के बाद कस्टम्स के अकॉर्डिंग उनका नाम चेंज कर दिया गया और पद्मावती रख दिया गया और लाल देद को सब उनके इसी नए चेंज नाम से जानने लगे। लाल देद के वर्स ओरली सेंचुरीज टू सेंचुरीज ट्रांसमिट हुए और उनके वर्स कश्मीरी लिटरेचर और कल्चर के इंटीग्रल पार्ट हैं। उनकी लाइफ से ओवर द टाइम काफी लीजेंड्स फेमस है, लेकिन उनके वर्सेस ही एज अ वुमेन उनकी ब्रेवरी और ट्रिबुलेशंस को शो करते हैं कि कैसे उन्होंने उस टाइम पीरियड में जब वुमेन पर इतनी रेस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, उन्होंने अपने घर, फैमिली और मैरिटल लाइफ को रिनाउंस किया और अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी को स्टार्ट किया। लाल देद की पोएम्स को वक्फ कहा जाता है और उन्हें कश्मीरी लिटरेचर में अर्लीस्ट नॉन मैनिफेस्टेड इन्फ्लुएंस लिटरेचर में से एक माना जाता है। वक और वत्सून संस्कृत के वर्ड्स है जिनका इंग्लिश में मीनिंग स्पीच है। वक एक शॉर्ट पोएम होती है। उनके नाम पर 258 वर्क्स एट्रीब्यूटेड है और वाइडली कश्मीरी के कल्चर में मिड 14th सेंचुरी से अब तक पॉपुलर है। वैसे तो भक्ति मूवमेंट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम मीराबाई की पोएम्स में उनकी वर्सेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन लाल देद की पोएम्स उनकी वर्सेस को और अच्छे से समझने के लिए, उनके टाइम पीरियड में उस भक्ति मूवमेंट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक बार उस मूवमेंट को, उस ब्रीफ इंट्रोडक्शन को फिर से रिकैप्चुलेट, रीसमराइज कर लेते हैं। भक्ति मोमेंट का इंग्लिश ट्रांसलेशन डिवोशन होता है। इंडिया में भक्ति मोमेंट का रेफरेंस गॉड के लिए डिवोशन है और इसे इंडियन कल्चरल हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है। इस मोमेंट का स्टार्टिंग फेज टेम्पल्स में होने वाले कीर्तन को कंसिडर किया जाता है। इस हिंदू रिवाइवल मूवमेंट के लीडर शंकराचार्य एक डिस्टिंग्विश फिलोसफर थे और इस मूवमेंट की प्रोग्रेस में चैतन्य महाप्रभु, नामदेवा, तुकाराम और जयदेवा जैसे डिवोटीज ने काफी इंपॉर्टेंट रोल किया है। इस मोमेंट की मेजर अचीवमेंट आइडल वर्शिप से ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड वर्शिप करना था। भक्ति मूवमेंट 7th सेंचुरी में तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुई थी और फिर यह नॉर्थ में कर्नाटका और महाराष्ट्र की ओर स्प्रेड होने लगी। 15th सेंचुरी तक यह नॉर्थन इंडिया और बंगाल में कंप्लीटली स्प्रेड हो चुकी थी। पोइट सेंट्स संस्कृत लैंग्वेज और ब्राह्मण रिचुअल की जगह अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में डिवोशनल सॉन्ग्स को एक्सप्रेस करने लगे। साउथ साइड में डिवोशनल मूवमेंट शिवा, विष्णु और उनके अवतारों को सेंट्रिक मानती थी और वहीं नॉर्थ साइड में यह मूवमेंट राम और कृष्णा पर सेंटर्ड थी, जिन्हें विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है। यह मूवमेंट अनऑर्थोडॉक्स कंसिडर की जाती है क्योंकि यह कास्ट डिस्टिंक्शंस के अगेंस्ट थी और ब्राह्मणिक रिचुअल्स को भी डिसरिगार्ड करती थी, जो भक्ति सेंट्स के अकॉर्डिंग सेल्वेशन के लिए नेसेसरी नहीं है। वुमेन और शूद्रा और अनटचेबल कम्युनिटी के मेंबर्स को इसमें इंक्लूड किया जाता था। इंडियन हिस्ट्री के और किसी पीरियड में भी इतने सेंट्स और पोएट्स जो इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, इतने डिफरेंट रिचुअल्स को फॉलो करने वाले नहीं मिलेंगे, जो गॉड के डिवोशन में इतने सिमिलरली बिहेव कर रहे हैं। भक्ति मूवमेंट के डिवोशन का डोमिनेटिंग नोट यह है कि इसमें डिवोटीज मानते थे कि अपने डिवोशन से वो एंड में गॉड में यूनाइट हो जाएंगे और उनकी आइडेंटिटी गॉड की आइडेंटिटी से मर्ज हो जाएगी।
इन दिस सेंस भक्ति मूवमेंट के डिवोटीज और सेंट्स यह मानते थे कि उनकी भक्ति से, उनके डिवोशन से उनकी जो आत्मा है वो इन द एंड में परम आत्मा के अंदर मर्ज हो जाएगी, वो उसके अंदर सम्मिलित हो जाएगी और फाइनली वो अपना सेल्वेशन प्राप्त कर लेंगे। हमारे इस पेपर में लाल देद के 3 वर्क है जो लेंथ में काफी छोटे हैं और उनकी थीम और सेंस इंटर रिलेटेड होने के कारण हम उन्हें अलग अलग ना करके एक साथ इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो अपने फर्स्ट वर्क में लाल देद कहती है कि आई वॉज पैशनेट, फिल्ड विद लॉन्गिंग, आई सर्च्ड फार एंड वाइड, बट द डे दैट द ट्रूथफुल वन फाउंड मी, आई वॉज एट होम। जैसा कि हमने पढ़ा कि लाल देद एक मिस्टिक पोइटेस थे, तो उनके वर्क या उनकी सेइंग्स पोइटेस की स्टीप्ड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो सोल के अलमाइटी के साथ डीप अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन को शो करती है। आत्मा का परम आत्मा के साथ इंटेंस एक्सपीरियंस क्लियरली डिफाइन होता है। फर्स्ट वर्क में लाल देद कहती है कि वो पैशनेट थी, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और बिलीफ था जिसे वो अपनी वर्सेस में शो कर रही थी। नेक्स्ट वो कहती है कि फिल्ड विद लॉन्गिंग, मतलब कि उनके अंदर गॉड को पाने की नेवर एंडिंग डिजायर है। गॉड से यूनाइट होने के लिए वो पैशनेट और डिजायरस है। आगे लाल देद कहती है कि उसने गॉड को हर तरफ ढूंढा है। फार एंड वाइड से मीनिंग है कि इस संसार के हर कोने में वो गॉड को ढूंढ रही है, लेकिन अभी उसे भगवान मिले नहीं हैं। लेकिन आगे वो कहती है कि जिस दिन भगवान उसे मिलते हैं, मतलब भगवान उसे ढूंढ लेते हैं, उस दिन वो अपने घर में थी। वो भगवान की सर्च में कहीं नहीं गई थी। यहाँ लाल देद भगवान को ट्रूथफुल वन बोलकर रिप्रेजेंट करती है, जिसका मतलब है कि इस वर्ल्ड में भगवान ही ओनली ट्रूथ है और बाकी सब मिथ्या है और हमें इसी ट्रूथ को अपनी लाइफ में सर्च करना चाहिए। और सेकेंडली वो कह रही है कि भगवान को ढूंढने के लिए सीकर को कहीं जाने की नीड नहीं है, वो हमें हमारे घर में ही ढूंढ लेंगे। यहाँ होम से रेफरेंस मेडिटेशन से है। लाल देद इम्फसाइज कर रही है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम वर्ल्डली थिंग से डिस्कनेक्ट होकर खुद से और भगवान से जुड़ जाते हैं। अपने सेकंड वर्क में लाल देद कहती है कि 1,000 times माई गुरु आई आस्क्ड, हाउ शैल द नेमलेस बी डिफाइंड, आई आस्क्ड एंड आस्क्ड बट ऑल इन वेन, द नेमलेस अननोन इट सीम्स टू मी इज द सोर्स ऑफ द समथिंग वी सी। लाल देद का सेकंड वर्क उनकी सेल्फ रियलाइजेशन को एड्रेस करता है। फर्स्ट लाइन में लाल देद अपने गुरु को कंप्लेन कर रही है। वो गुरु से कह रही है कि वो उनसे 1000 बार पूछ चुकी है कि वो गॉड जो कि नेमलेस है उसे कैसे डिफाइन करे। यहाँ नेमलेस या गॉड से रेफरेंस किसी एक पर्टिकुलर गॉड से नहीं है। जैसा कि मैंने आपको भक्ति मोमेंट को समझाते हुए बताया था कि भक्ति मोमेंट का प्राइम कंसर्न आइडल वर्शिप के आइडिया को रिजेक्ट कर स्पिरिचुअल कनेक्टेडनेस को एक्सेप्ट करना था। तो इस वर्स में नेमलेस से रेफरेंस उसी स्पिरिचुअल कनेक्शन की फीलिंग से है। लाल देद अपने गुरु से पूछ रही है कि वो इसे कैसे डिफाइन करे, लेकिन वो कहती है कि बार बार पूछने के बाद भी सब व्यर्थ है, क्योंकि उसके गुरु उसे कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इस स्पिरिचुअल कनेक्टेडनेस को लाल देद को सेल्फ रियलाइज करना होगा। आगे वो नेमलेस को अननोन कहकर एड्रेस करती है और कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि नेमलेस अननोन ही सोर्स है उन सभी चीजों का जो वो देखते या एक्सपीरियंस करते हैं। फाइनली वर्स के एंड में जब लाल देद को अपने गुरु से कोई आंसर नहीं मिलता है, तो वो गॉड की प्रेजेंस और उनकी इन स्पिरिचुअल फीलिंग्स के एक्सपीरियंस को द नेमलेस अननोन से ही डिनोट करती है और इसे ही एक्सेप्ट कर लेती है। अपने लास्ट और थर्ड वर्क में लाल देद कहती है कि डे विल बी इरेज्ड इन नाइट, द ग्राउंड सरफेस विल एक्सटेंड आउटवर्ड, द न्यू मून विल बी swallowed in eclipse, and the mind in meditation will be completely absorbed by the void inside it. What clothes could be so beautiful or more sacred? थर्ड वर्क में लाल देद अगेन अपनी मेडिटेशन और उसको लेकर अपनी स्पिरिचुअल कनेक्टेडनेस को डिस्कस करती है।
यहाँ वो कह रही है कि दिन रात में मर्ज हो जाएंगे और ग्राउंड का सरफेस एक्सटेंड हो जाएगा। मेटाफोरिकली लाल देद हमारे माइंड के अंदर प्रेजेंट बैरियर्स की बात कर रही है। इन्हीं बैरियर्स की वजह से हम स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट लाइन में वो कहती है कि न्यू मून एक्लिप्स में खो जाएगा और मेडिटेशन हमारे माइंड को एब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ न्यू मून का रेफरेंस वर्ल्डली न्यू आइडियाज से है। जिस तरह एक्लिप्स मून को ढक लेता है, उसी तरह मेडिटेशन सभी अदर थॉट्स को ढक देती है। और जब मन शांत होगा तो उसके उस खाली स्पेस में एक न्यू स्पिरिचुअल स्टेट डेवलप होगी। लास्ट लाइन में क्लोथ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहे हैं। लालदेद कह रही है कि ऐसे कौन से न्यू क्लोथ्स होंगे जो काफी ब्यूटीफुल और सेक्रेड होंगे। वो यहाँ इस लास्ट क्वेश्चन में यह आंसर कर रही है कि स्पिरिचुअल कनेक्टेडनेस ही हमें ब्यूटीफुल और सेक्रेड यानी कि क्लियर और पीसफुल बनाती है और हमें इसको अचीव करना चाहिए। लालदेद का यह वर्स गॉड से उनकी कनेक्टेड स्टेट को और डीपली शो कर रहा है। यह वर्स स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए एक टीचिंग और इंडिकेशन है। वो कहती है कि मेडिटेशन माइंड को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे बाकी सभी थॉट्स को एक्लिप्स कर देती है। और जब माइंड खुद को एम्प्टी कर देता है तो आउटर यूनिवर्स और उससे रिलेटेड थॉट्स कन्वर्ल्स होने स्टार्ट होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, और वो न्यू स्टेट ऑफ बीइंग यानी न्यू स्पिरिचुअल स्टेट के लिए रास्ता बनाते हैं। यहाँ न्यू क्लॉथ सिंबॉलिक है एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन के, जो यूनिवर्स के साथ वननेस को शो कर रहा है। इस स्टेट में सब बैरियर्स रिमूव हो जाएंगे, जो द डे विल बी इरेज्ड इन नाइट से शो हो रहा है, जो दिन और रात की इंटरडिपेंडेंट स्टेट को भी शो कर रहा है। और हमारे माइंड की ज्योग्राफी, मतलब जो हमारे माइंड में लिमिटेशंस है, वो भी खत्म हो जाएगी, जो लाल दे द ग्राउंड सरफेस विल एक्सटेंड आउटवर्ड से शो करती है। हमारे माइंड की स्टेट स्पिरिचुअलिटी के वेस्ट एक्सपेंशन में चेंज हो जाएंगी। लाल देद का स्पिरिचुअल एक्सिस्टेंस का कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट मटेरियल एक्सिस्टेंस की स्टेट के बियॉन्ड है, जिसे उन्होंने खुद अपनी लाइफ में रिजेक्ट किया था। अगेन लालदेद की पोएम्स में भी लैंग्वेज का सिंपल यूज किया गया है और इनकी प्राइम थीम स्पिरिचुअलिटी है, जो कि इनके वर्सेस की एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। So thank you guys, that's it for today. Don't forget to like, share and comment on the video and subscribe my channel.